गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। आज हम सभी लोग बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे। ये हमारा पार्ट 14 पार्ट 1 आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमने 13 वीडियोज पहले से बना दिए। अब बच्चों के मन में प्रश्न ये उठता है कि उन 13 वीडियो को हम दोबारा कैसे पाएं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी कभी जगते हैं। मतलब कि जैसे घरों में क्या होता है कि 4 लोगों का परिवार होता है, तो उसमें कुछ लोग जो माता पिता होते हैं वो लोग सुबह उठ जाते हैं और उनमें से 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा 12 बजे उठता है, लेकिन एक बच्चा अपने माता पिता के साथ ही उठ जाता है। अब सुबह के टाइम माता पिता जो खाते पीते हैं उससे ये वाला बच्चा वंचित रह जाता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये वही लड़का है जो 13 वीडियो को देखने में वंचित रह गए हैं, और इसके बाद जब 12 बजे ये लड़का उठता है और इसका ये वाला लड़का जो अपने माता पिता के साथ उठा था उसको ये बताता है कि आज सुबह क्या हुआ कि गाजर का हलवा बना था। क्या बना था? गाजर का हलवा, जो कि अब खत्म हो चुका है। अब ये क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या आता है कि यदि मैं भी टाइम से उठ गया होता तो मुझको भी ये चीज़ मिल गया होता। हाँ, अब ये क्या करते हैं कि अब से ये जग गए, मतलब अब से ये भी टाइम से उठने लगे। कहने का मतलब यहाँ पे हमको ये देखना है कि यदि हमने 13 वीडियोज को मिस कर दिया है तो कम से कम अब से जग जाओ, और जो यूपी बोर्ड परीक्षाओं में गाजर रूपी हलवा आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो पढ़ाए जा रहे हैं उसको खा लो। प्रश्न ये उठता है कि वो 13 वीडियो आपको मिलेंगे कहाँ। उन 13 वीडियो को हमने आपके लिए सुरक्षित रखा था, हलवा पूरा ख़त्म नहीं किया था। कहाँ पे सुरक्षित है? KPM वर्चुअल क्लासेज। ये हमारे विद्यालय के द्वारा वर्चुअल क्लासेज चलाई जा रही हैं, जिसमें सब्जेक्टियल टीचर अपने सब्जेक्ट का वीडियोज बना करके आपके लिए सुरक्षित रख रहे हैं कि ताकि कभी भी जगो तो जा करके वहाँ से देख सको। ये तो चलो ये तथ्य से हट के बात थी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड। हेडिंग का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब ये हेडिंग हमने प्रीवियस ईयर के पेपरों में देखा है कि ये हेडिंग आपके काफ़ी जिलों में कई बार प्रीवियस ईयर में 2020, 2018, 2016 इस तरीके से गैपिंग करके काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछी गई है। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, और जब कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है तो उसके आगे हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं और उसको लर्न करना शुरू कर देते हैं। लर्न करने से पहले अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास के पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्योंकि कई बार मैंने बताया है कि कॉन्सेप्ट इज
ए पावर, कॉन्सेप्ट लीजिए पावर, मतलब कॉन्सेप्ट एक पावर है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको उस टॉपिक को सीखने में सकारात्मक सोच आएगी और वो टॉपिक आपके लिए वेरी इजी लगेगी। अब हम चलते हैं टॉपिक पर। देखिए, किसी भी टॉपिक को या किसी भी डेरिवेशन को समझने से पहले बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या होती है, वो उसको लर्न नहीं कर पाते हैं। लर्न करने का एक मैं आज आपको आसान तरीका बताता हूँ कि जैसे हम किसी चीज़ को लर्न क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उस चीज़ से हमारा कोई ना कोई संबंध होता है। हम रास्ते से जा रहे होते हैं और अचानक हमारे पीछे से एक गाड़ी आकर के हमको क्या करती है, पुश करती है, ठोकर मारती है और हम साइड से थोड़ा उस गाड़ी से टच कर जाते हैं और थोड़ी सी हमको क्या लग जाती है, चोट लग जाती है, लेकिन हम सुरक्षित हैं और गाड़ी आगे चली जाती है। अब क्या होता है कि हमने उस गाड़ी का नंबर याद कर लिया और गाड़ी का नंबर था 125 446। हम उस टाइम कोई कागज कलम नहीं लिए होते हैं, लेकिन चूंकि इसने हमको हानि पहुंचाई थी और मैंने उसके नंबर को देख लिया और मैंने गाड़ी का नंबर याद किया 125 446। हम आँख बंद करते हैं और 4 बार मनन करते हैं 125 446 125 446 125 446 125 446 और हमको क्या होता है, 5वीं बार 125 446 याद हो जाता है। हम जाते हैं कहीं भी, पुलिस को फ़ोन करते हैं और उसको बताते हैं कि भैया गाड़ी का नंबर 125 446 है। ये हमको क्यों याद हो गया, बात समझिएगा, क्यों याद हो गया? क्योंकि हमको इस गाड़ी ने चोट पहुंचाई और अब हम ये उद्देश्य कर लेते हैं कि इस गाड़ी को हम सजा दिलवा करके ही तभी रखेंगे। ये हमारी एक व्यवहारिक समस्या थी। यदि हम अपनी पढ़ाई से भी यही काम फॉलो करें कि यदि ये हेडिंग हमको चोट पहुंचाएगी, कब? बोर्ड एग्जाम में। यदि ये हेडिंग एग्जाम में आती है और हम वहाँ नहीं लिख पाते हैं तो ये हमको चोट पहुंचा करके आगे चली जाएगी। और ये हेडिंग, जो हेडिंग आपके बच्चों के बोर्ड एग्जाम में छूट जाती है या जिन हेडिंगों में बच्चे 0 मार्क्स पाते हैं, उन हेडिंगों को बच्चे जीवन भर याद रखते हैं, जीवन भर याद रखते हैं। कहने का मतलब, यदि हम यहाँ पे लापरवाही न करते हुए इस हेडिंग की एक्सरसाइज कर लेंगे, कहने का मतलब यदि हम सड़क पर थोड़ा गाड़ी के अगल बगल ना चलते हुए सड़क पर साइड से चल रहे होते, सुरक्षित चल रहे होते, तो हमको ना इस गाड़ी का नंबर याद करना पड़ता और ना हमको चोट लगती। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि हम हेडिंग को अच्छे से एक्सरसाइज कर लेंगे तो ना हम एग्ज़ाम में कम मार्क्स पाएंगे और ना ही हमको ये लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इसको जा रहे हैं सीखने। और हमको क्या सिखाया गया कि हमेशा सड़क के किनारे चलना चाहिए। उसी तरीके से एक शिक्षक सिखा रहा है कि इसे हमको अभ्यास करना चाहिए, ना कि याद करना चाहिए। एक्सरसाइज इज द सुपीरियर टिप्स बेटर देन लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और सीखे बट हम उसका अभ्यास कितना किए। हाँ, बाएं चलना चाहिए, हमने सीख लिया कि बाएं चलना चाहिए, लेकिन हमने उसका एक्सरसाइज अभ्यास किया कि नहीं किया। तो ये होता है अभ्यास का मतलब। तो पढ़ाई में एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। आप एक्सरसाइज करिए और उसको बार बार लिख लिख करके याद करिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव। तोड़िए इसको। इस हेडिंग को हम 4 हिस्सों में तोड़ेंगे। पहला हिस्सा है, आप अपने
हेडिंग को समझेंगे, दूसरा उस हेडिंग से रिलेटेड चित्र को समझेंगे, तीसरा उस हेडिंग के डेरिवेशन को समझेंगे, और चौथा हिस्सा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा उस हेडिंग का हम एक्सरसाइज करेंगे, मतलब बार बार अभ्यास करेंगे। क्योंकि बार बार अभ्यास करने से, बार बार रस्सी रगड़ने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग बार बार अभ्यास करेंगे और हमारे दिमाग पर उस चीज़ का निशान पड़ जाएगा और हम एग्जाम में मोर पावर के साथ जा कर के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अब हम चलते हैं टॉपिक पे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। बच्चा के दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में, मतलब आगे की तरफ जाना है या अक्षीय स्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने देखिए हेडिंग में एक पॉइंट्स अननोन किया हुआ है, क्यों? आपको सिखाने के लिए। हमने लिखा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे होगी? इसके लिए हम हेडिंग में यहाँ पे, चूंकि हमने बताया था ना कि पहले हम हेडिंग को समझने का प्रयास करते हैं। जो हम सही सही हेडिंग लिखी रही होगी, यदि कोई चीज़ लिखी है तो उसको हम ध्यान से नहीं देखते, लिखते हैं कहीं पे लिखा रहता है शांत रहिए, कोई आज तक शांत नहीं रहता है। लिखा है धीरे चलिए, कोई धीरे नहीं चलता है। मतलब यदि हम कहीं चीज़, कोई चीज़ सही चीज़ लिख दी जाती है उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अब ये हेडिंग आपके जहन में बैठ जाएगी कि सर ने क्या किया था, इसमें कुछ गलत लिखा था। अब वो हेडिंग आपके हमेशा दिमाग में बैठेगा और हम बी पॉइंट पर पहुंचेंगे कि अपने चित्र को भी समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या चीज़ मिसिंग किया हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में एक कोई बिंदु होगा ना, तो अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, ये मैंने अननोन किया था जानबूझकर, क्योंकि हमको हेडिंग भी लर्न करानी है, हेडिंग भी सीखना है, एक्सरसाइज करना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, तो जैसे ही किसी बिंदु पर बोलेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेंगे और इस पर एक परीक्षण आवेश रख देंगे और इसी पर हमको क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमारा डेरिवेशन की हेडिंग क्लियर हो गई, हमारे डेरिवेशन का फिगर क्लियर हो गया। अब चूंकि इन दोनों के बीच की दूरी 2L होती है, इसलिए इसको L कर लेते हैं और इसको L कर लेते हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसको O पॉइंट मान लेते हैं। R दूरी पर एक बिंदु क्या है आपका? P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको आप लैंग्वेज में लिखेंगे। देखिए ये क्लास समझने की क्लास है, इसकी PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी गई है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ आप केवल समझिए, थोड़ा हमारे बोर्ड पे स्पेस की भी कमी होती है, इसलिए हम इसको इरेज करते हुए चलेंगे जहाँ पे हमको आवश्यकता लगेगी। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने हेडिंग देख ली, हमने फिगर देख लिया। अब हम फिगर को एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दो डेरिवेशन होते हैं, एक अक्षीय होता है, एक निरक्षीय स्थिति होती है। तो वहाँ पे आपको ये लाइन दोनों में लिखना पड़ेगा। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव, अगली लाइन देखिए, आप फिगर से ही लिख रहे हैं, द्विध्रुव -Q तथा +Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी
कितनी है? 2l है। ठीक, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अतः आवेशों के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? आपको ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे एक बार पुनः, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, द्विध्रुव -q तथा +q से मिलकर बना है और जिनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या करना है? एक परीक्षण आवेश भी रखा हुआ है और उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको ये चीज़ नोट करने की जरूरत नहीं, केवल समझ लीजिए क्योंकि इसकी PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी गई है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी होने के कारण हम इसको ऊपर का ये हिस्सा इरेज कर देते हैं और यहाँ पे फिगर को रोकेंगे, बाकी और चीज़ों का हमको कोई आवश्यकता नहीं है ताकि डेरिवेशन को अच्छे से समझा जा सके। अब देखिए यहाँ पे +q रखा हुआ है और ये +q0 परीक्षण आवेश है, दोनों प्लस होने के कारण प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी बाहर की ओर होगी और यहाँ +q है, ये -q है तो ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 अंदर की ओर होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे कि +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए ध्यान से, E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान, हमने पिछले डेरिवेशन में ये किया था जब किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई थी तो Q अपान r² आया था, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ B पॉइंट पर निकाल रहे हैं इसलिए ये r में से l पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, r में से l पॉइंट घट जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और सेम -q के कारण यहाँ लिख लेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपका क्या हो जाएगा, E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान, अब देखिए इस पॉइंट पर है तो ये L बढ़ रहा है इसलिए Q अपान R + L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं कि अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ये क्या हो जाएगा, E = देखिए यहाँ पे परिणामी का मतलब होता है जोड़, लेकिन ये विपरीत दिशाओं में है इसलिए ये आपस में घट जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, E1 की वैल्यू ऊपर से रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R - L का होल स्क्वायर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान R + L का होल स्क्वायर। यहाँ हमको देखने में आ रहा है कि Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के दोनों पोर्शनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे K और ब्रैकेट में बचेगा 1/R - L का होल स्क्वायर -1/R + L का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ध्यान से देख लीजिए
प्लस क्यू के कारण हमने निकाला, माइनस क्यू के कारण निकाला, और इसके बाद बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता निकाल ली, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया और ये कॉमन पोर्शन यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हम इस फिगर को इरेज कर देते हैं क्योंकि अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैल्यू हमने पुटअप भी कर दी है तो ये पोर्शन भी हम डिलीट करते हैं। आपको ये पीडीएफ में नोट्स दे दिया गया है, केवल आपको यहाँ वर्चुअल क्लास के माध्यम से स्टेप को समझाया जा रहा है, इसलिए अपने स्टेप को बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे एक बगुला अपने शिकार को देखता है एक पैर पर ध्यान केंद्रित करते हुए। ये क्या लिखा हुआ है? सी फॉर कंटिन्यू। आप ऊपर देखेंगे। इसके बाद स्टेप जो है ऊपर दिखाया गया है, ये क्या है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये एलसीएम लिया जाएगा। जैसे हम लोग गिनतियों का एलसीएम लेते हैं वैसे यहाँ पे इन राशियों का भी एलसीएम लिया जाएगा, और इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे, इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लगता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी बच्चों को मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab होता है। अब हमारे पास यहाँ a के बजाय क्या है? r है, और यहाँ पे b के बजाय l है, तो ये क्या हो गया? r प्लस l करते हैं तो जहाँ a लिखा है वहाँ r लिख देंगे, जहाँ b लिखा है वहाँ l लिख देंगे, जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ r लिख देंगे, जहाँ b लिखा हुआ है l लिख देंगे। ये देखिए बन गया। तो इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुटअप करेंगे, तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये a की जगह पे r है माइनस l का होल स्क्वायर, देन दिस इम्प्लाइड r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2RL, देन पुटअप आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL एंड अपॉन ऑफ, ये देखिए यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे हम। ये लिखा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में, मतलब r माइनस एल एंड r प्लस एल के रूप में, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाहर होल स्क्वायर लगा इसलिए इसको लगा देंगे। देन दिस इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये देखिए ओपन कराएंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, मैंने ये नोट किया, माइनस ये ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL एंड अपॉन ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट कर देगा माइनस प्लस के कारण। देन दिस इम्प्लाइज दैट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 4RL और अपॉन ऑफ क्या करेंगे? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक काम होगा, काम ये होगा कि एक थोड़ा सा इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेंगे। 2 इंटू आर इंटू 2QL कुछ बनाना चाह रहे हैं, किसी शेप में लाना है आंसर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे कि चूंकि P इज इक्वल टू होता है 2QL और जो हमारी वो R और L की दूरी थी उसमें L जो था वेरी वेरी लेस देन R, तो ये कंडीशन इस पे अप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली आंसर आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ये आ जाएगा देखिए आप 2R ये रहेगा और इंटू 2QL की जगह पे क्या आ जाएगा? P आ जाएगा अपॉन ऑफ R की पावर हो जाएगा 4, क्योंकि L तो गायब हो गया और ये 2 इस पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक R को काट देगा, ये आ जाएगा 3। देन दिस इम्प्लाइज दैट E इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
इंटू 2p/r⁻³ ये आपका आंसर आ गया। इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम। लेकिन यदि हम निर्वात अथवा वायु के लिए देखते हैं तो k इक्वल टू क्या होगा 1, देन दिस इंप्लाइज दैट फाइनल आंसर आपका आएगा E इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे k इक्वल टू 1 कर देंगे, देन E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r⁻³। तो ये हो गई आपकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो यहाँ पे दिखाया गया है E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन पर कूलम आया। ठीक है, इस डेरिवेशन को आप कम से कम 10 बार देख करके लिख लीजिए। फिर 1, 2, 3, 4 स्टेपों में अपने टेस्ट लीजिए, स्वतः मूल्यांकन करिए, 4 बार लिखिए। तो जब 10 बार देख करके लिखोगे 11वें बार में थोड़ी त्रुटि आएगी, 12वें बार में थोड़ी गलती आएगी, 13वें बार में और सुधार होगा, 14वें बार में आपको फाइनली सुधार होगा। तो ये आपका 15वें बार में आप क्या होंगे परफेक्ट। इसका जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है वैसे आप अपनी आंसर की पर लिख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद भी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉब्लम इसको नोट करके कि सर इसको फिर से समझा दीजिए, मैं पुनः इसको समझा दूंगा रिवीजन के तौर पे। और नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो नेक्स्ट वीडियो में डाली जाएगी। और जो बच्चे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं, इस डेरिवेशन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, मैं उन्हें पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 100% मान के चलिए कि आपके ये 5 या 3 या तो ये 3 नंबर में पूछा जाएगा या